नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में अगले साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियों का सिलसिला तेज कर दिया है। कांग्रेस ने फिर एक 19 सदस्यीय कमेटी बनाने की घोषणा कर दी है और ये कमेटी 2018 के चुनाव की तरह 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए भी वचन पत्र तैयार करेगी। इस समिति का अध्यक्ष विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह को बनाया गया है और 2018 के चुनाव में भी राजेंद्र सिंह ने ही कांग्रेस का वचन पत्र तैयार किया था। इस समिति में ज़्यादातर कमलनाथ के करीबी नेताओं को जगह मिली है और इसके अलावा कांग्रेस ने प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोध समिति भी बनाई है। इसमें भी कई चेहरे ऐसे हैं जो सक्रिय राजनीति में लंबे समय से गायब है। कांग्रेस ने 22 नेताओं की राजनीतिक मामलों की एक कमेटी भी पहले बनाई थी और जिसके जरिए कई नाराज नेताओं को साधने की कोशिश की गई। इन समितियों में कई चौंकाने वाले नाम गायब हैं, थके चेहरों को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। ऐसे में सवाल यही उठते हैं कि क्या नेताओं में सामंजस्य बनेगा? क्या गुटबाजी से दूर होकर नेता पार्टी को जिताने में जुटेंगे? क्या नाराज नेताओं को उचित सम्मान मिलेगा? और जिस तरह से कांग्रेस चुनाव की तैयारियां कर रही है, क्या जमीन पर भी वह उतना ही प्रभावी साबित होगी? अटेंशन में हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को करीब 1.5 साल बचा है, लेकिन कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए अभी से तैयारियों में जुट गई है। इस बार भी कांग्रेस के वही मुद्दे होंगे जिन्होंने 2018 में उसे जीत दिलवाई थी, यानी किसान कर्ज माफी के बड़े मुद्दे को लेकर ही वो चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। 1.5 साल ही सत्ता में रहने के कारण जो वादे और वचन अधूरे रह गए थे वो अब पूरे करेगी। वचन पत्र तैयार करने के लिए उसने सलाहकार समिति बना दी है। इसके अध्यक्ष राजेंद्र सिंह होंगे। भाजपा सरकार में पार्टी नेताओं के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमों को लेकर बुधवार को प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोध समिति बनाई थी और अब गुरुवार को चुनाव में जनता के मुद्दों को तलाशने के लिए घोषणा पत्र तैयार करने की समिति का गठन किया गया है। कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र को वचन पत्र पुकारती है, जिसमें वो जनता से वचन करती है और उन वचनों को पूरा करने के लिए सरकार सौंपने की बात रखती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने वचन पत्र तैयार करने के लिए सामाजिक संगठनों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से विचार मंथन के लिए सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह को बनाया गया। 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस का वचन पत्र राजेंद्र कुमार सिंह ने ही तैयार किया था। पूर्व मंत्री बाला बच्चन उपाध्यक्ष होंगे। पार्टी ने सदस्य के रूप में सज्जन सिंह वर्मा, विजया लक्ष्मी साधु, एनपी प्रजापति, लाखन सिंह यादव, मुकेश नायक, सुखदेव पासे, ओमकार मरकाम, तरुण भनोट, कमलेश्वर पटेल, आरिफ मसूद, फूल सिंह बरैया, सैयद साजिद अली, शोभा ओझा, केदार सिरोही, वीरेंद्र खोंगल, महेंद्र सिंह को समिति में शामिल किया है। सलाहकार समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, विवेक तनखा, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह, अरुण यादव और मीनाक्षी नटराजन को शामिल किया है। ये समिति लोगों से फीडबैक लेकर वचन तैयार करेगी। इनमें ज्यादातर वो चेहरे हैं जो कमलनाथ के खास माने जाते हैं। कमलनाथ के विरोधियों को इस कमेटी से दूर ही रखा गया है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र बनाने वाली इस कमेटी में 7 नेताओं को स्थायी आमंत्रित के रूप में भी रखा है, जिनमें समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह के भांजे और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी हैं। निश्चित तौर पर कोई वरिष्ठ नेता होगा, होगा तो उसको कहीं ना कहीं शामिल किया जा सकता है, लेकिन यदि बात करें तो सभी नए लोगों को शामिल किया गया। अलग अलग लोगों को जवाबदारी दी गई। एक समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी, एक समिति के अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं, एक समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी, अलग अलग लोग शामिल किया गया है। जो हमारे वचन पत्र की समिति है वो विभिन्न समाज के लोगों से, संगठनों से बात करेगी, हमारा वचन पत्र तैयार करेगी। जो प्रशासन के अध्यक्ष और प्रतिरोध जो समिति बनी है वो जो विभिन्न संभागों में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झूठे मुकदमे दर्ज होने जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसको लेके लड़ाई लड़ेगी। उसमें कई वकील और अभिभाषक शामिल किए गए। घोषणा पत्र के मामले में पहले कांग्रेस ने कितना शगल किया आप सब जानते हैं। एक झूठा वचन पत्र देके मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, मध्य प्रदेश के नेताओं को और साथ में मध्य प्रदेश की जनता को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने छलने का काम किया था, वही शिकूफेबाजी दोबारा से की जाएगी। आज मध्य प्रदेश में लोग, जनता क्या चाहती है इस बात को समझना बहुत मुश्किल काम हर किसी के लिए है और उसमें
ऐसे एक राजेंद्र सिंह जी जो अपने आप में बहुत दरकिनार नेता, उनको ये सब काम देकर कांग्रेस पार्टी ने कुल मिलाकर जनता का और जनता के लिए बनने वाले घोषणा पत्र का भारी मजाक उड़ाया। इसके पहले बुधवार को कमलनाथ ने 7 संभागों के लिए प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोध समिति का गठन किया था। इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो सक्रिय राजनीति से लंबे समय से गायब हैं। उनकी जगह ऐसे लोगों को स्थान मिल सकता है जो कांग्रेस के लिए संघर्ष कर सकते हैं। इससे पहले पिछले सप्ताह ही कांग्रेस कमेटी ने 22 नेताओं के राजनीतिक मामलों की कमेटी बनाई। इसके जरिए कई नाराज नेताओं को साधने की कोशिश के साथ कुछ नेताओं के लिए संदेश भी था। कमलनाथ सरकार के समय सीनियर जूनियर का जो अंतर समाप्त हुआ था, उसकी भूल सुधार का संदेश भी इस कमेटी के गठन में दिखाई दिया था। अब ऊपरी तौर पर कांग्रेस भले ही चुनावी तैयारियों में तेजी से जुटती नजर आ रही हो, लेकिन क्या जमीन पर भी वो उतना ही प्रभावी साबित होगी? क्या नेताओं में सामंजस्य बनेगा? गुटबाजी से दूर होकर नेता पार्टी को जिताने में जुटेंगे? क्या नाराज नेताओं को उचित सम्मान मिलेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी को समझने का प्रयास करेंगे वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। वो स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी पर। और समिति हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस बनाती जा रही है। पिछले अगर एक पखवाड़े की बात करें इसी अप्रैल महीने की, तो ये तीसरी समिति है। और ये जो आखिरी समिति गुरुवार को बनाई गई है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चुनाव अभियान का काम, मतलब घोषणा पत्र की बात अगर करें, वचन पत्र वो तैयार करेगी, जनता की नब्ज टटोलेगी। और राजेंद्र सिंह को फिर एक बार उसका अध्यक्ष बनाया गया है। कई सारे ऐसे नाम हैं जो कहा जाता है कि कमलनाथ के खास हैं, और होना भी था क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी है और नेता वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लेकिन जिस प्रकार से इनमें जिस चेहरों को शामिल किया गया है और जिस प्रकार से तैयारी कांग्रेस करती दिख रही है, तो वाकई में लग रहा है कि गंभीर है, या केवल नाराज नेताओं को एक झुंझुना पकड़ाने की कोशिश है कि कोई आवाज़ ना उठे, इसलिए अलग अलग समिति बनाई जा रही है और उनका जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को दी जा रही है ताकि चुनाव तक निष्कंटक उनका काम चलता रहे। देखिए मनोज जी, आपने देखा होगा पखवाड़े भर पहले कमलनाथ के निवास पे जो बड़ी बैठक, विशाल बैठक कह सकते हैं, जिसमें सभी नाराज नेताओं तक को शामिल किया गया था। वरिष्ठ से जूनियर तक सारे नेता थे। और उस बैठक में जो निर्णय लिए गए, एक महत्वपूर्ण निर्णय था जो आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। क्योंकि कमलनाथ को एक चेहरा के रूप में, कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही गई थी। तो मुझे लगता है उसके बाद से कमलनाथ काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा पहले एक राजनीतिक मामले की कमेटी गठित की गई, सारे जूनियर नेताओं को उसमें शामिल किए गए और जिनको हम कभी कभी नाराज कहते थे, ऐसे पार्टी के नेताओं को उसमें स्थान दिया गया। और उसके बाद जब कल और आज फिर से दो कमेटियों की घोषणा की गई है। एक तो कल जो है संभाग स्तर पर कमेटियां बनाई गई थी। संभाग स्तर पर 7 संभाग में जो राजनीतिक जो प्रशासनिक मुकदमे जो कायम हो रहे हैं कांग्रेस नेताओं, हाँ, कांग्रेस के ऊपर मुकदमे कायम हो रहे हैं, उसको देखने की बात कही है। लेकिन आज जो कमेटी गठित की गई है, जो चुनाव घोषणा पत्र जिसको कहा गया है, वचन पत्र कहते हैं कांग्रेस के अपनी भाषा में कांग्रेस के लोग। आपने देखा होगा कि जब 18 में चुनाव के ठीक 6 महीने पहले या 5 महीने पहले जब कमलनाथ जी आए थे यहाँ के कमान संभालने के लिए, तो उन्होंने बहुत तेजी से काम करना शुरू किया था। और चुनाव के 3 महीने पहले वो एक कमेटी का गठन किया था जिसे चुनावी घोषणा पत्र निर्माण समिति कहा गया था। और उसके अध्यक्ष पूर्व मंत्री और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह को दिया गया था। उसी की अध्यक्षता में फिर से कमेटी गठित की गई है। और मैं अभी उस कमेटी के सदस्यों का सूची देख रहा था, तो 4-5 लोगों को छोड़ के प्राय पुराने सदस्य ही है 19 सदस्यीय कमेटी में। तो मुझे लगता है कि फिर से कांग्रेस को या कमलनाथ जी को ऐसा लगता है कि जो घोषणा पत्र 2018 के चुनाव के पहले बनाए गए थे, वैसे ही घोषणा पत्र लोक लुभावन घोषणा पत्र बनाया जाएगा और उसी आधार पर हम फिर से सत्ता पे आ जाएंगे, ऐसी उनकी उम्मीद होगी। इसीलिए वो चुनाव की तैयारी के सिलसिले में इस तरह की घोषणा पत्र, जबकि मुझे मालूम है कि या आप और हम सब सोचते हैं कि 19 महीने पहले, 18 महीने पहले
जो घोषणा पत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। परिस्थितियां बदलते रहेगी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे बहुत सारे मुद्दे और आएंगे, बहुत बिल्कुल, सारे हो सारी सकता है फिर उसको जानकारी भी और स्थान लोगों से मिलता मिलेगी। रहेगा। तो हाँ, उसको ब्रजेश भी जी, एक और स्थान चीज़ मिलता है, एक रहेगा, हो बड़ी सकता है। चुनौती ये भी है कि 2018 और 2023 की परिस्थितियों में अंतर है, और अगर हम 22 में खड़े हैं तो जब कांग्रेस जो भी वचन पत्र बनाएगी तो जो भी वो जनता के बीच जाएगी, तो सवाल ये उठेगा कि जो पिछली बड़ी बड़ी घोषणाएं थी, हमने देखा था कि रोजगार से संबंधित हो, किसानों की कर्ज माफ़ी से संबंधित हो, तो ये एक बड़ी चुनौती होगी कि उसको लेकर जो जनता के मन में भ्रांतियाँ या जो एक परसेप्शन बना हुआ है कि ये मुद्दे पूरे नहीं हुए, या हुए तो किस तरीके से किए गए। हालांकि कांग्रेस ये कह सकती है कि उनको ज़्यादा समय मिला नहीं और उनकी सरकार गिर गई थी, लेकिन बावजूद उसके कि एक ऐसे लोक लुभावन मुद्दे की उनको खोज करना पड़ेगी जिससे जनता उनके साथ जाने को मजबूर हो। क्योंकि जो पिछले 5 राज्यों के नतीजे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस किस स्थिति में पहुंच गई है। बड़े बड़े वादे हमने देखा था, उन्होंने पंजाब में भी किए थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी किए थे, और गुजरात और हिमाचल में भी इस साल के अंत में चुनाव है। देखिए मनोज जी, वादों पर नहीं, मुझे लगता है जनता आपकी नीयत देखती, आप पर विश्वास देखती है कि आप कितना उस पर खरा उतरेंगे। आप जो वादे कर रहे हैं तो उस मामले में हम देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में आप देखिए, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हम पंजाब में देखते हैं कांग्रेस ने एक के बाद जो केजरीवाल वादा कर रहे थे कि हम इतनी बिजली मुफ्त देंगे, कांग्रेस ने सरकार में रहते ही मुफ्त कर दी थी। तो तमाम तरह के वादे आपने किए थे और उनसे ज़्यादा देने की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश में भी आपने ज़्यादा देने की कोशिश की, लेकिन आप पर भरोसा नहीं किया। तो सबसे बड़ी सवाल ये है कि आप भरोसा लोगों में कैसे जागृत करोगे। एक बार आप पे 15 साल बाद 2018 में आप पे भरोसा किया था, आप उस भरोसे पर खरे नहीं उतरे। आपने तरह तरह के बहाने बनाए कि हम सब कर देंगे। आप निश्चित तौर पर कह देते कि आप 5 साल में हम करेंगे, लेकिन आपने कहा था 10 दिन में हम कर्ज माफ कर देंगे। तो वो जो 10 दिन वाला जो जुमला था ना आपका, उसी से आपका भरोसा टूट गया। आप 1 साल में नहीं कर पाए। तो जब आपके 28 उपचुनाव हुए तो लोगों ने यही सवाल किया ना मनोज जी, कि आपने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। जब उन्होंने ये बात नहीं मानी, अब आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है कि हम 5 साल रहते तो कर देते, क्योंकि आपका जो 5 साल का जो वादा था वो 5 साल का नहीं था, आपका 10 दिन का था, और वो 28 उपचुनाव में उसको खारिज कर दिया आपकी बात को जनता ने कि आप 5 साल रहते तो माफ कर देते, नहीं तो वो आपको फिर मैंडेट दे देती। रही बात अब ये कि आप समिति बनाओ, समिति बनाने से अब लोक लुभावन वादे से कुछ नहीं होने वाला मनोज जी। आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। वादे तो बहुत हैं, मुद्दे तो बहुत हैं, आपका जो दर्द है उसकी दवा देने की बात करनी पड़ेगी। आप उनसे कहो कि आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे हम आपके लिए, उससे जनता भरोसा नहीं करने वाली। जो उसको पीड़ा भुगत रही है, जो उसको महंगाई से जूझ रही है, जो उसकी मौजूदा समस्याएं, आप उनका निराकरण कैसे करोगे, वो आप वादा कर लोगे और उसके लिए जनता के बीच में चले जाओगे। आप जनता, जब आप बीमार आदमी, आप उसकी देखभाल के लिए नहीं जा रहे, और बाद में जब आप आएंगे, जब चुनाव के टाइम आएगा, कहेंगे नहीं मैं तेरे लिए तारे ले आऊंगा। वो आज परिस्थितियों से जूझ रहा है। आप आज एसी कमरे में बैठे हो, मीटिंग कर रहे हो, वादे करने कैसे वादे होना चाहिए। आप जब जनता के बीच में नहीं जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वादे क्या है, वो चाहता क्या है। आप अपने हिसाब से वादे दे दीजिए, उसको लोक लुभावन दे दीजिए, वो मानेगा या नहीं मानेगा। वो तो ये देखेगा ना कि आज ओला पाला पड़ा है तो कौन आया मेरे बीच में, किसने मेरी मदद की। मुसीबत के समय में जो मदद करता है उस पर भरोसा होता है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस इस मामले में कहीं ना कहीं मात खा जाती है। वो मुद्दे नहीं उठाती, वो संघर्ष करते नहीं दिखती। आज महंगाई के मुद्दे पे वो विधानसभा में गदा करती, वो सड़क पर लड़ाई लड़ती, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर पीसीसी चीफ जो हैं कमलनाथ जी, वो अपने घर के सामने ढोल पीट लेते हैं कि हाँ महंगाई है, लोग त्रस्त हैं। आप देखिए कि आप पे त्रस्त हैं तो आप जाके वहां पे आंदोलन कीजिए ना, लोगों के बीच में जाइए, उनको बताइए कि आप किस चीज से त्रस्त हो। वो विधानसभा में चुप्पी साधते जाते नहीं, और बाहर ये कहते हैं कि हम ये मुद्दे विधानसभा में उठाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो समस्या है कांग्रेस की, मुझे लगता है संघर्ष करना भूल गई है कांग्रेस, या जो लगातार सत्ता में रही तो वो संघर्ष जो था, जो कांग्रेस की पहचान थी, वो अब कहते रहे कि हम तो आंदोलन से हमारा जन्म हुआ, लेकिन जिनका आंदोलन से जन्म हुआ था वो चले गए हैं। जिनका आंदोलन से जन्म नहीं हुआ है वो अब सत्ता में है, वो आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, वो लाठियां नहीं खा पा रहे हैं। तो शायद ये सबसे बड़ी कमजोरी है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। समितियां आप क्या ही बना दी, इससे पहले क्या कांग्रेस ने कोई कमेटी नहीं बनाई है? निश्चित तौर पे बहुत सारी कमेटियां बनाई है मनोज जी, लेकिन वो कमेटियां क्या काम कर रही हैं? आपने अपने संगठन को खड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहा है। महिला कांग्रेस को आपने पूरा भंग कर दिया, अध्यक्ष बना दिया, 4 उपाध्यक्ष हैं आपको, आप कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे हो, आपके जिले में जिलाध्यक्ष के पद खाली हैं। आपको यदि
जिम्मेदारी देना ही है तो चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष का पद खाली है, अभी से दे दीजिए। आप गंभीर हैं तो वो जाएगा पूरे देश में, प्रदेश में घूमेगा और मुद्दों के साथ साथ वो आपके साथ साथ मेहनत करेगा। लेकिन वहां आपको दिखता है कि यदि किसी को समकक्ष खड़ा कर लेंगे, किसी को नेता प्रतिपक्ष बना देंगे या किसी को प्रदेश अध्यक्ष का पद दे देंगे, दोनों में से एक, या किसी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना देंगे, वो बराबर दौड़ेगा तो आपके नंबर कम होंगे, जो आपका एक छत्र राज चल रहा है उसमें कम होगा और कहीं वो भागीदार ना हो जाए सत्ता में। भाई ने एक मार्के की बात कही कि जो चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष है वो कौन बनेगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह वो चेहरा हो सकते हैं, शायद नहीं में उसका जवाब होगा, या फिर कौन। और जैसा कि ब्रजेश भी कह रहे हैं कि किसको आप अपने समकक्ष खड़ा करना चाहेंगे। और दूसरे इस समिति में हमने कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको आपने लंबे समय से काम नहीं दिया, या कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो चुनाव हारने के बाद से सक्रिय राजनीति से दूर हैं, कहीं वो दिखाई नहीं देते हैं, कहीं पोस्टर वोस्टर में कभी दिख गए तो दिखाई देते हैं। मीनाक्षी नटराजन की अगर हम बात कर लें, फूल सिंह बरैया की बात कर लें, चुनाव हारने के बाद से वो कहाँ हैं, या कई सारे ऐसे अधिकारियों को आपने शामिल किया रिटायर्ड को, जो कि जनता की नब्ज तब भी नहीं पकड़ पाते थे जब वो नौकरी में थे, जब वो जनता के बीच में पोस्टिंग थी। बिल्कुल। और दूसरी बात, एक समिति की और बनी थी, मुद्दे तलाशने की समिति, वो तो राष्ट्रीय हाईकमान ने बनाई थी, उसकी बैठक तो आज तक नहीं हुई, एक बार ऐसी खबर नहीं आई कि उस कमेटी ने बैठक की हो। लेकिन दिग्विजय सिंह अपना काम तो कर रहे हैं, मुद्दे तलाश रहे हैं वो, लेकिन बीजेपी के लिए, चाहे वो खरगोन का मुद्दा हो या तमाम सारे मुद्दे हो। मुद्दा तलाशने की समिति बनी थी, आंदोलन करने की समिति बनी थी, निश्चित रूप से बनी थी। मैं मनोज जी, मैं ब्रजेश जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि समय से पहले, अभी समय है आपके पास, 18-19 महीने का समय है विधानसभा चुनाव में, और अभी से आप विधानसभा चुनाव समिति इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष की घोषणा कर देते हैं, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष की घोषणा कर देते हैं, तो मुझे लगता है उसके पास पर्याप्त समय होगा। आपका संगठन बहुत मजबूत नहीं है मैदानी स्तर पर, आपको संगठन के लिए जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन आपके पास एक और हैंड आ जाएगा, एक और हाथ रहेगा जो निरंतर पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम कर कांग्रेस के लिए काम करना शुरू करेगा, मुद्दे तलाशना शुरू करेगा। अरे उनके बड़े नेता मांग रहे हैं खिलावन जी, काम दे दीजिए, हमें बेकार बैठे हुए हैं, घर में बैठे हो, काम दे दीजिए, थोड़ा बहुत तो हम भी कर लेंगे। मांग रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, इसीलिए उनको शायद विशेष आमंत्रित सदस्य बना दिया इस समिति में। ब्रजेश जी, आपने पिछले चुनाव में 18 में देखा होगा कि चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बनाया गए थे, और उन्हीं चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्हीं के कारण जो है सत्ता भी गंवानी पड़ी आखिर में आपको। तो कुल मिला के ये है कि बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर पद होता है वो। पूरे इलेक्शन को, कैंपेन को किस तरह से चलाना है, किन लोगों को इलेक्शन कैंपेन में शामिल करना है। लेकिन इस बार तो खिलावन जी एक चीज और है उसमें कि अब चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बन भी जाएगा तो वो सीएम कैंडिडेट नहीं रहेगा, क्योंकि पहले से ही घोषित होगा। पहले तो कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष भी रहता था, प्रदेश अध्यक्ष भी रहता था, और जो चुनाव अभियान समिति का वो भी एक दावेदार रहता था। 3 दावेदार तो रहते ही थे कि इन तीनों में से कोई बनेगा, लेकिन अब तो वो भी। और राहुल गांधी को भी फिर ट्वीट नहीं करना पड़ेगा कि समय और धैर्य 2 बड़े योद्धा हैं। ये कांग्रेस में बड़े थे, कांग्रेस में कमलनाथ जी आज 4 बड़े पद पे है, समझ जाइए कि 3 बड़े पद पे तो है ही, आने वाले मुख्यमंत्री भी वही होंगे, ऐसा पद भी उनको दे दिया गया है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कहला रहे हैं वो, नेता प्रतिपक्ष कहला रहे हैं वो, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कहला रहे हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी कहला रहे हैं। तो क्या मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में क्या बड़े नेताओं की कमी है? जो पहले क्या होता था, कमलनाथ तो बहुत ज्यादा सक्रिय मध्य प्रदेश में होते नहीं थे, फिर भी चुनाव जीतती थी, 2 बार जैसे खुद मुख्यमंत्री रहे। फिर पिछले 18 के चुनाव के लगातार 4 साल तक, 5 साल तक जो यादव जी ने, अरुण यादव जी ने मेहनत की, जो आधारशिला रखी, उसका परिणाम बाद में मिला हमें। हालांकि उसमें कुछ योगदान, बहुत ज्यादा योगदान कमलनाथ जी का भी था, लेकिन थोड़ा योगदान रहता है ना खिलावन जी। लेकिन बड़े नेताओं की कमी नहीं है कांग्रेस में। अब लगता है बड़े नेता डरने लगे हैं कि कांग्रेस में कब उनको बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा उनको जरूरत कार्यकर्ताओं की है, नेता तो उनके पास थोक के भाव हैं, सारे थोक के भाव है। 2300 पदाधिकारी है कांग्रेस कमेटी में, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, जिसका रिकॉर्ड और ये तो उन्होंने लिख लिए होंगे, इसलिए आपको पता है। कुछ तो ऐसे भी पदाधिकारी हैं जिनको पीसीसी को ही नहीं पता कि वो पदाधिकारी हैं। कार्ड ही नहीं है भाई। आपने जो नेता आते थे, मधुसूदन मिस्त्री बना रहे हैं तो फलाने बना रहे हैं, ढकाने बना रहे हैं, सब नेता आते थे और पदाधिकारी। और कुछ लोगों की तो नेम प्लेट गाड़ी में देख के हम समझ जाते हैं कि हाँ, इनके पास भी कोई पद है। अरे एक छोटे शहर में कम से कम 40 सदस्य है, 40 पदाधिकारी है कांग्रेस के। मैं इटारसी होशंगाबाद में बहुत आता जाता हूँ,
कम से कम होशंगाबाद में 20 हैं, इटारसी में 25 हैं। तो वो 40 ही सक्रिय हो जाएंगे तो कांग्रेस तो वैसे ही मजबूत हो जाएगी। पूरा लोकसभा हम जीत जाएंगे। वो जो जो हार रहे लगातार वो लोकसभा जीत जाएंगे, 8 विधानसभा जीत जाएंगे, उसके 40 के 40 सक्रिय हो जाए। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि आप मैदानी, आपने ठीक कहा मनोज, मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि नेताओं की कमी नहीं है। हर 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 कांग्रेस के आदमी के ऊपर पत्थर फेंक दो तो नेता के सिर पर जाके गिरे। तो कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का अभाव है। लेकिन वो नेता ही तो अभी पत्थर फेंक रहे हैं, वो तो एक दूसरे में फेंक रहे हैं पत्थर। वही पत्थर फेंकने में लगे, इसलिए किसी और को जरूरत नहीं फेंकने की। और जो ऊपर पहुंच गया वो नीचे की सीढ़ियां तोड़ दी उसने, और नीचे वाला चाहता है कि ऊपर की सीढ़ियां तोड़ दूं मैं। सीढ़ी भी तोड़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कांग्रेस में भी सिर फुटा हुआ नहीं है। सिर किसी का फूट नहीं रहा है, खून नहीं बह रहा है सिर से। ये बात तो कांग्रेस तो फूट रही, सिर भले ही नहीं फूट रहा हो। पहले सिर फूटते थे, कांग्रेस बची रहती थी खिलावन जी, अब तो कांग्रेस ही फूट रही है। हमने तो कांग्रेस कमेटी का दरवाजा टूटते हुए, लोगों को भूसा मारते हुए, कुर्सियां फेंकते हुए एक दूसरे को लापा मारते उसके गवाह तो दिग्विजय सिंह भी थे उस वाक्य के। लेकिन ब्रजेश जी, जो खिलावन जी ने कहा था पहले भी कि उत्साह में है कमलनाथ, तो हम ये कह सकते हैं कि दूल्हा तो हमेशा उत्साह में होता है, लेकिन बाराती जो है रंग में भंग डाल देते हैं कई बार। तो ये जो बारात समेटी है, उन्होंने अपनी बारात तैयार की है, तो क्या वाकई में ये सत्ता की दुल्हन को उनके पाले में लाने में कामयाब रहेगी? क्योंकि कई बार हमने बारातियों के कारण जो है बारात को बेरंग लौटते देखा है। और यही वजह है मनोज जी कि अब शादियां का तरीका भी बदल गया है। मुझे लगता है सियासत का तरीका भी बदल गया है। बिल्कुल। और सियासतदारों को भी बाराती वैसे बनाना चाहिए जो जाएं, सम्मान के साथ जाएं, सम्मान के साथ दुल्हन को लेकर आएं और उसमें अपनी पूरी ईमानदारी से काम करें, जोश में भी रहें, जश्न भी मनाएं, लेकिन आपा ना खोएं। और वही मुझे लगता है कि आपा ना खोएं, इस कारण हो सकता है कि बाराती बेहतर तरीके से आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि आप नेतृत्व कर रहे हैं। तो आप बाराती कौन होने चाहिए आपके, किसको आप ले जाना चाहते हैं, कौन रंग में भंग डाल सकता है, आप उसको किनारे बिठा दीजिए या उसको कोई दूसरी जिम्मेदारी दे दीजिए कि वो वहीं पे उलझा रहे। तो ये आपके नेता का एक काम होता है, नेतृत्वकर्ता का काम होता है कि कौन सा काम कौन व्यक्ति बेहतर कर सकता है, तो किसको जिम्मेदारी दी जाए। मुझे लगता है ये जब आप तय कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो बारात रहेगी वो उसमें सारे समझदार लोग रहेंगे और वो सब पूरे निस्वार्थ भाव से ये कोशिश करेंगे कि 2023 में सत्ता में कैसे वापसी हो सके आप। तो एक चुनौती शायद ये भी होगी ना ब्रजेश जी, कि कई बार हम देखते हैं कि बारातों में आमतौर पर एक ही नाराज फूफा होता है, लेकिन इस वाली बारात में बहुत सारे नाराज फूफाओं को समेटने की कोशिश की। ये फूफाओं की बारात है मनोज जी, दूल्हा को छोड़ के बाकी सब नाराज हैं। जो बाराती है ना, तमाम नाराज हैं, और जो कुछ नाराज नहीं है, जो खास हैं, जो हमको कह सकते हैं हम उनके घर वाले हैं, वो नाराज नहीं है, लेकिन वो दूसरों को मनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सारी बारात का मजा हम ही ले लें, जो सत्ता आएगी तो हम ही को मजा मिल जाए, लेकिन मेहनत सब करें। तो वो मेहनत क्यों करेंगे जब उनको बाकायदा कोई सम्मान नहीं मिलेगा, पद नहीं मिलेगा, जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, और उनको अपना भविष्य बेहतर नहीं दिखेगा कि सत्ता में आते हैं तो हमें क्या मिलेगा। ये पूरा भरोसा, ये विश्वास होना चाहिए कि जब सत्ता में लौटेंगे तो कोई भेदभाव नहीं होगा, या जो घराती हैं वही वो सब माल चट कर जाएंगे और हम बाराती बनकर ही रह जाएंगे। तो उस ऐसी बारात में कौन मेहनत करेगा मनोज जी, बिगाड़ने के लिए ही जाएंगे। और मुझे लगता है कि शायद जो कांग्रेस में जो कहते थे ना कि भाजपा को भाजपा ही हराते हैं, कांग्रेस में कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस को हराते हैं। यदि वो तमाम तरह से मेहनत कर लें, पूरी निस्वार्थ भाव से कांग्रेस को जिताने की मेहनत कर लें कि सेहरा किसी को बंधे, दूल्हा कोई बने, लेकिन कांग्रेस को जिताना है, तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में कमजोर नहीं है मनोज, बहुत ज्यादा ताकतवर है। और आज की तारीख में यदि विपक्ष में भी देखें आप तो उस तरह से मुद्दे नहीं उठा रही है, वो संघर्ष करते नहीं दिख रही है। तो यदि यही हालात रहे तो आप यही कमेटियां बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपकी स्थिति जस के तसी रहेगी। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि सत्ता सुंदरी को अगर आपको लाना है तो पहले बारातियों को मनाना पड़ेगा, इसके बाद की प्रक्रिया बाद में होगी। बहरहाल समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर कि कांग्रेस की तैयारियां ऊपरी तौर पर बहुत तेज़ी से होती दिख रही हैं कि तमाम तरह की कमेटियां बना रहे हैं, वो राजनीति से जुड़ी हुई, राजनीतिक मशक़त से जुड़ी हुई हैं। चुनाव घोषणा पत्र की बात करें तो उसको लेके भी उन्होंने कमेटी बना दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कमेटियों के पास क्या उतने पावर होंगे या उनकी राय कितनी मानी जाएगी, और सबसे बड़ी बात है कि उनका जनता से कितना जुड़ाव है। क्योंकि कई सारे इसमें जो लोग शामिल किए गए हैं उनका ना सक्रिय राजनीति से वास्ता है लंबे समय से, और ना ही जनता की नब्ज को वो समझते हैं। और उनमें से कई चेहरे ऐसे भी हैं जो कई चुनाव हार चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर जब नेता चुनाव तभी हारता है जब वो जनता की नब्ज को नहीं समझ पाता है, ये नहीं समझ पाता कि जनता के मन में क्या है। तो ऐसे नेता कैसे प्रदेश के लोगों के मन में क्या ये समझेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।